नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद कर रहा हूँ हमेशा की तरह आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज जूनियर एडिट की जो है तैयारी चल रही थी, हम लोग की प्रैक्टिस चल रही थी। थर्ड सेशन है, बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का भी। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिए, कॉपी वॉपी निकाल करके बैठा करिए, क्योंकि पढ़ने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, तरीका होता है। जल्दी जल्दी सब लोग, जितने लोग लाइव जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए, है ना। शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को मालूम चले, है ना, कि भैया कितनी बढ़िया साइंस की क्लास चल रही है ना। जो बच्चे मेरी डेली क्लासेस देखते हैं उनको मंडे से वापस जो है सारी क्लासेस मिलेंगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर आप लोग आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो समझाने में भी और करवाने में भी वो सीरीज़ बहुत मज़ा आता है। चलिए खैर, चलें शुरुआत करें अपने क्लास की। एकदम बढ़िया से आंसर करिएगा सब लोग, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, गोबर मत करिएगा। बाकी जो आपको सही लगे उत्तर उसको आंसर करने का ज़रूर प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला सवाल आपको दिख रहा है कि थर्मोस्कोप जो होता है, जिसको प्रारंभिक थर्मामीटर भी कहा जाता है, इसका आविष्कार किस महोदय ने किया है। ठीक है, इसका आविष्कार किस महोदय ने किया है, ये आपसे बात पूछी गई है। तो ज़रा ताबड़तोड़ तरीके से आंसर कर दीजिए। कौन है भैया जिन्होंने थर्मोस्कोप मतलब टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ताप मेज़र करने के लिए इसको बनाया। कौन थे वो, याद रखिएगा, वो गैलीलियो महोदय थे। गैलीलियो ने ही दूरबीन का भी आविष्कार किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर, जिसका आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। इसमें मरकरी आपको देखने को मिलता है थर्मामीटर में, आपको पता ही है। मरकरी, पारा एक धातु है, मेटल है। मेटल होने के बावजूद ये रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। धातु होकर के भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। द्रवों में इसकी लिक्विड में डेंसिटी देखेंगे तो सर्वाधिक होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। पारे के इन्हेलेशन से ज़्यादा शरीर में मात्रा बढ़ने की वजह से एक रोग होता है जिसको कहते हैं मिनीमाटा रोग कहते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे लिखा जाता है मिनीमाटा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। चलिए, तो ये इस प्रश्न के लिए जो आंसर हो जाएगा दैट इज गैलीलियो। फाइन, अगले प्रश्न पर आइएगा ज़रा, समय लीजिए अपना। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं, ठीक है, या इनको ऐसे बोला जाता है फोटो वोल्टाइक सेल। क्या होते हैं ये फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपसे बात पूछी गई है। क्या वो सौर सेल होते हैं, सोलर सेल होते हैं, थर्मल सेल होते हैं, सल्फर के सेल होते हैं, या मोलर सेल होते हैं। ये सल्फर और मोलर सेल सब नौटंकी है। आप ये बताइए कि इन दोनों में से आपको क्या बेटर आंसर लग रहा है, ये आंसर करना है आपने, ठीक है। इनको जो लोग आंसर कर रहे हैं सल्फर सेल है, मोलर सेल है, उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। जो मन में आए वो ऑप्शन करे दे रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि जो प्रकाश वोल्टीय सेल है या फोटोवोल्टाइक सेल है, ये सन की सोलर एनर्जी होती है, जो कि फोटॉन्स के रूप में होती है, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं, क्या, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको बैटरी में स्टोर कर देते हैं, समझ में आ रही है बात। और जो ये जनरेट करते हैं वो डीसी रहती है, डायरेक्ट करंट रहती है। क्या रहती है मेरे भैया, डायरेक्ट करंट रहती है, ठीक है। तो ये सौर सेल इनको कहा जाता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सोलर सेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इनको, सोलर सेल कहा जाएगा। क्या यहाँ तक सारी बातें आपने समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए हैं, जो नीचे लिखे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिए हुए हैं। इनमें
बहुत से बच्चों को हिंदी में ज़्यादा दिक्कत होती है, इस वजह से मैं अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ। इसमें हाईएस्ट एनर्जी किस रेडिएशन के पास में है? हाईएस्ट एनर्जी जो है, हाईएस्ट एनर्जी किस रेडिएशन के पास में, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या वो दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट में है? विजिबल लाइट में है। क्या वह अवरक्त किरणों में है? ठीक है, इंफ्रारेड में है, पराबैंगनी में है, अल्ट्रावायलेट में है, या आपका एक्सरेज में है, एक्स किरणों में है। ठीक है, या एक्स किरणों में है। तो याद रखिएगा, इनमें सबसे ज़्यादा जो ताकत है, अगर एनर्जी कहूँ मैं, तो वो एक्स किरणों में होती है। किस में होती है? एक्स किरणों में होती है। आपको पता है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे मशीन की आपको मालूम होना चाहिए किसने की थी? रॉन्टजन ने की थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, विजिबल लाइट आपको वो 7 कलर्स की बात कर रहा है जो कि मिल करके बना हुआ है, जिसको आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वायलेट के पास होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी वायलेट के पास, बैंगनी के पास होती है, सबसे कम एनर्जी लाल के पास होती है, सबसे कम एनर्जी लाल के पास होती है। ठीक है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ जो है इसकी, वेवलेंथ जो है लीस्ट होती है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? लाल की होती है। समझ में आ रही बात? ठीक है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल मैंने आपको कई जगह बताया है, टीवी रिमोट, टीवी रिमोट। ठीक है, टीवी रिमोट में आपको देख सकते हैं, है ना, टीवी रिमोट। मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसके बारे में बताया हुआ था, एक सवाल दी गई थी। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है इनमें से, वो एक्सरेज के पास में है। किसके पास में है? एक्सरेज के पास में। अगले प्रश्न पर आए भैया। तारों व आकाश गंगा का व्यास नापने के लिए, ठीक है, आप उनका डायामीटर मापने के लिए, डायामीटर मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? फोटोमीटर का, बैरोमीटर का, विस्कोमीटर का, या इंटरफेरोमीटर का? ठीक है, ज़रा जल्दी आंसर करिएगा। इनमें से आप जो तारे हैं या आकाशगंगा है, उनका अगर मैं देखूं व्यास नापना है, पूरा डायमीटर मेज़र करना है, तो वह क्या होगा? किससे मेज़र करेंगे? तो वह इंटरफेरोमीटर से मेज़र किया जाता है। किससे किया जाता है? इंटरफेरोमीटर से मेज़र किया जाता है। ठीक है, फोटोमीटर से आपका क्या किया जाता है? प्रकाश को मेज़र किया जाता है। ठीक, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मेज़र किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मेज़र किया जाता है, वायुमंडलीय दाब। समझ में आ रही बात? विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? विस्कोसिटी मापी जाती है, विस्कोसिटी मापी जाती है, जिसको हिंदी में श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता को मेज़र किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई बात? तो यहाँ पर इंटरफेरोमीटर द्वारा क्या मापा जा रहा है? वो व्यास मेज़र किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्नों पर आ जाइए जरा। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, या नाभिक और कक्षक दोनों में? याद रखिएगा, कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में, उसके न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और बाहरी कक्षा में, ठीक है, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में क्या पाए जाते हैं? बाहरी कक्षा में क्या पाए जाते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन की अगर बात करेंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन की अगर बात करें, तो सबसे पहले जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक, प्रोटॉन की खोज के लिए क्या आप किसको जानते हैं? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और जे थॉमसन जी को किसके लिए जाना जाता है? जे थॉमसन जी को जाना जाता है इसकी खोज के लिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश रहता है 1.6 - 19 कूलम ऋण के साथ। प्रोटॉन के ऊपर आवेश रहता है धन के साथ, इतना ही रहता है। ठीक है, धन के साथ इतना ही रहता है, ठीक है, कूलम। और न्यूट्रॉन के ऊपर ये न्यूट्रल रहता है, जीरो चार्ज रहता है। क्या रहता है? जीरो चार्ज रहता है। बात समझ में आ गई बात? ठीक है, भारी की बात करेंगे अगर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका न्यूट्रॉन भारी है, इसके बाद प्रोटॉन, और इसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन।
तो ये नाभिक के भीतर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स आपके, ठीक है। कहाँ पाए जा रहे हैं? नाभिक के भीतर पाए जा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूँ ये भी प्रश्न बन के आपके एग्जाम में उतर सकते हैं, तो ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिएगा। अगले प्रश्न पर आए भैया। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ होती है, ठीक है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की बात किया गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, HERTZ होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 समय अंतराल 1/T, 1 टाइम पीरियड होता है। ध्वनि तरंगों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन सा? श्रव्य, श्रव्य, अवश्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य और पराश्रव्य, ठीक है। अगर अंग्रेजी में कहें तो ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है, ठीक है। श्रव्य की कहाँ से कहाँ तक सीमा होती है? तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और इसके बाद अवश्रव्य की अगर बात करें, अवश्रव्य की बात करें तो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? कम होती है, इनको अवश्रव्य कहा जाता है। तो पराश्रव्य तरंगे वे होती हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक हैं। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब यही है कि इसमें 1000 का आप गुणा कर दीजिए, उतना हर्ट्ज हो जाएगा, तो ये 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपके चमगादड़, चमगादड़ जो आपकी पराश्रव्य है, अल्ट्रासोनिक जो होती है इसको चमगादड़, चमगादड़, डॉल्फिन, डॉल्फिन ये सुन सकती हैं। जो आपकी इंफ्रासोनिक होती है, इंफ्रासोनिक होती है तो जैसे डॉग, कुत्ते, सांप, स्नेक, बिल्ली, कैट, ये सब इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं। और हम थोड़ा सा अलग हैं देखने में, बाकी सब हरकतें जानवरों वाली ही हैं, है ना। तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो है ना, सीरियस मत लिया करो, लेकिन आज के जो समाज है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मुझ में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं मुझे समझ में आता है। इस पसमंजर तक हमारी आदतें हो चुकी हैं कि क्या बताएं कि उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रह गया ज़्यादा, ठीक है, उनमें और मुझ में। अभी मैं आप लोगों को इंक्लूड कर लूँगा तो मेरे को गरियाने लगो कि मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति ये है। जब जीवन की सच्चाई है यार यही, ठीक है। आप अगर देखो तो जीवन की एक प्रकार से मूलभूत सच्चाई हो चुकी है ना। देखिए, एक टीचर का काम ज़रूरी नहीं है बच्चा पार्टी की आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेरे कई फ़र्ज़ बनते हैं, मेरे कई फ़र्ज़ बनते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे भी समझाना रहता है क्या वाकई में हम एक इंसान का धर्म निभा रहे हैं इस समय पर? नहीं, मुझे नहीं लगता है, ठीक। आगे आते हैं ज़रा। विद्युत उपकरणों में अर्थ का क्या उपयोग होता है? जो अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग, आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे। 3 वायर, एक किसी भी 3 फेज कनेक्शन में आपको 3 वायर या 2 फेज कनेक्शन में भी 3 वायर देखने को मिलेंगे। रेड, रेड, ब्लैक, ब्लैक और तीसरा दिखा जाता है ग्रीन, ठीक है। तो लाल रंग जो होता है इसको लाइव वायर कहते हैं, इसमें एक धारा रहती है। ब्लैक को रिटर्न वायर कहते हैं, ये वापस लेके जाता है। और ग्रीन को क्या कहते हैं? आपको अर्थिंग कहते हैं, ठीक है, अर्थिंग कहते हैं। काले वाले को एक और वायर भी कहते हैं न्यूट्रल। कभी कभी लोग ये हरे वाले को कहते हैं न्यूट्रल वायर है, नहीं, हरा वाला अर्थिंग होता है। ये किसी भी उपकरण की सेफ्टी के लिए, आदमी जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सुरक्षा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज़ का भी काम सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन यह जो है पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड कभी कभी नहीं भी कराता है ना। तो यह कहाँ लगाया जाता है? फ्यूज़ Sn + Pb से बना रहता है, टिन और लेड से मिल करके बना है। यह हमेशा लाल वाले वायर में, मतलब लाइव वायर में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? लाइव वायर में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं ज़रा हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ मैं हल्का सा हट भी जा रहा हूँ। गॉस,
वेबर, हेनरी, डोमेन, क्या होता है ये पूछा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है और क्षेत्रफल जो है वो मीटर स्क्वायर में। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या इसी को टेस्ला कहते हैं, एक टेस्ला कहते हैं, या गॉस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉस भी कहा जाता है। तो इन तीनों यूनिट्स को याद रखिएगा। यह एक सदिश राशि होती है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गॉस। अगर सिर्फ वेबर की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाती है? वेबर हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। ठीक, अच्छा, रनिंग बैचेस हैं नितिन सर की इंडिविजुअल हिंदी, बहुत से बच्चों का इंतजार था, ठीक है, ये चल रही है। आप लोग तुरंत इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको ऐसा लग रहा है कि हिंदी वीक है, या अभी आप देख रहे हैं कि ARO वगैरह के एग्जाम्स लगे हुए हैं जिसमें हिंदी का पूरा एक प्रश्न पत्र ही रहता है, मैं आपको इनकी तरफ से गारंटी दे सकता हूं कि इसमें से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जो इनकी हिंदी पढ़ाते हैं ये, ठीक है। मैं खुद देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार कि आपकी क्लास से कभी कोई बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए खैर आगे आ जाइएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि भैया बिहार SI का भी बैच लॉन्च हो रखा है, ठीक है, और साथ ही साथ मैथ्स का इंडिविजुअल कोर्स और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूरे बैचेस हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिए हैं, है ना। आप जो है तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग को हमारी पूरी क्लासेस मिल जाएंगे उसमें, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए जरा। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? एक तरीके से आप इल्यूजन कहिए इसको। इल्यूजन सच नहीं है, सच्चाई नहीं रहती है, लेकिन इल्यूजन बनना क्यों बनता है आपको पता रहना। जैसे रेगिस्तान में आपको हरियाली दिखना, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो रोड पर आपको आगे कुछ दूरी पर पानी दिखने लगता है, जल दिखने लगता है। तो ये किस कारण की वजह से होता है? यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अगर कुछ और उदाहरण भी अगर आप देखेंगे तो हीरे का चमकना, ठीक है। आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, जो प्रकाशिक तंतु इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर, ये नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। या दूर संचार में केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं। आपने जियो फाइबर वगैरह का नाम सुना होगा, उसमें फाइबर केबल्स यही है जो कि टोटल TIR पर काम कर रही होती हैं, ठीक है। अगर मैं व्यतिकरण की बात करूं तो जो CD डिस्क होती है, आपकी जो CD प्लेयर की डिस्क होती है, वो चमकदार रंग बिरंगी दिखती है, ठीक है, कलरफुल दिखती है, वो इसकी वजह से दिख रही होती है आपको, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए समझ में आ गई सारी बातें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ज़रा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पर आए। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, ठीक है, और अपवर्तन और परावर्तन। एक्चुअली जो रेनबो बनता है, रेनबो जो बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता रहता है। रेनबो कई प्रोसेसेस से बनता है। सबसे पहला होता है रिफ्रैक्शन, जिसको क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहते हैं। फिर अंदर जा करके लाइट जो है परावर्तन होती है, उसको परावर्तित होती है, वो परावर्तन होता है उसका, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जा करके स्कैटरिंग होती है उसकी, ठीक है, स्कैटरिंग होती है ना। और स्कैटरिंग से पहले भी डिस्पर्जन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें कई चीज़ें होती हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अब यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन लिखे गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, जो सबसे बेटर ऑप्शन होगा वो अपवर्तन और परावर्तन, ठीक है। हालांकि उनको इस तरह से पूछना नहीं चाहिए था। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें घटना होती है। बाकी और भी चीज़ें हो रही होती हैं रेनबो में, ठीक है। रेनबो में और भी चीज़ें हो रही थी जिसमें 7 रंग बनते हैं। उन 7 रंगों के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या हम अगले प्रश्न पर चले? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं ज़रा। प्रकाश का वेग क्या है? भैया ये सब का सब पावर में लिखा है, ये सब का सब पावर में लिखा है, ठीक है, ये सब का सब पावर में लिखा है। तो प्रकाश का वेग भैया इसमें भी अगर किसी को गड़बड़ी हो तो मैंने पहले भी बोलता हूँ अपने चेहरे पे तमाचा मार लेना। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हो खासकर उनकी बात कर रहा हूँ,
ठीक है। प्रकाश का वेग क्या होगा, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 3 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी चाल होती है। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है मुझे। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, आपको मालूम है, ठीक है। क्या होगा इसमें से, 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या 4 मिनट या 4 मिनट। आपको पता है कि पृथ्वी से सूर्य से प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर एक आंकड़ा देखूं तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी चेंज होती रहती है, आपको पता है दीर्घवृत्त में घूमते हैं, इस वजह से हमने एक क्या आंसर माना है, यहाँ पर 8 माना है, क्योंकि ऑप्शन में उसके अलावा सबसे सटीक आंसर और कोई दिया भी नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए ठीक, अगले प्रश्न पर आइएगा जरा। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, यंग ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके बारे में किस महोदय ने बताया है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। किस महोदय ने बताया है, यह अब आपसे प्रश्न पूछा गया है, जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो याद रखिएगा, प्रकाश लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने की बात किसने कही थी, ये मैक्सवेल ने कही थी। किसने कही थी, मैक्सवेल ने कही थी। क्या बात समझ में आ रही है, किस महोदय ने करी थी, मैक्सवेल ने करी थी, ठीक है, किसने करी थी, मैक्सवेल ने करी थी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे एक स्नेल्स लॉ आता है, स्नेल्स लॉ, आपने स्नेल को सुना होगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये क्या है भैया, ये क्या चीज़ लिखा हूँ मैं, अपवर्तनांक का एक सूत्र इन्होंने दिया था, जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। न्यूटन भैया तो कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, ग्रेविटी की खोज के लिए, अपने इन्होंने जो गति के 3 नियम दिए हैं उनके लिए, ठीक है, ये इनको जाना जाता है मोस्टली, ठीक है। मैक्सवेल की बात किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको बताएं, इन्होंने प्रत्यास्थता के ऊपर बहुत काम किया है, प्रत्यास्थता के ऊपर बहुत काम किया है, इलास्टिसिटी के ऊपर बहुत काम किया है, और यहाँ तक कि आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी इनका एक बहुत जाना जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा इंटर में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर हो जाएगा वो मैक्सवेल हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आइए भैया, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात की ओर संकेत कर रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि भैया बैरोमीटर का अगर पारा गिर जा रहा है तो ये किस प्रकार के मौसम के ऊपर इशारा कर रहा है, ये आपसे बात पूछी गई है प्रश्न में। ये आपसे बात पूछी गई है कि भैया अगर बैरोमीटर जो कि वायुमंडलीय दाब मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसमें रीडिंग गिर जाती है तो क्या बता रहा है। आंसर करिएगा जरा, क्या याद रखिएगा, जो एक प्रॉपर वायुमंडलीय दाब ये शो करता है, ये 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी शो करता है बैरोमीटर। जब रीडिंग 760 से नीचे चली आती है, तो इसका मतलब बाहर का दबाव क्या हो गया है, बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। और जब दबाव कम हो जाता है तो किस प्रकार का मौसम हो जाता है, आंधी तूफान टाइप का मौसम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। मैं इस प्रश्न को सैकड़ों बार बता चुका हूं, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न आता है। मैंने और बच्चों को भी, जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा देख लें। मैं आपको यहाँ पर एक आरेख बना रहा हूँ, एक ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। और इस डायग्राम में जो मैक्सिमम बिंदु है उसको मैं यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ। इधर मैं घनत्व बना रहा हूँ, डेंसिटी बना रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं डेंसिटी बना रहा हूँ,
और इधर मैं ताप बना रहा हूँ, टेम्परेचर बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस और इधर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है। हमेशा याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की तरफ आइए 4 डिग्री से शुरू करिए और 2 डिग्री की तरफ आइए। आने के ऊपर भी निर्भर करता है आप किधर से चल रहे हैं। 4 से आप 2 की तरफ आ रहे हैं तो क्या डेंसिटी मतलब घनत्व तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और याद रखिए जिस समय डेंसिटी कम होगी उस समय वॉल्यूम क्या होगा, उस समय वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। उस समय वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है। अगर आप यही उल्टा चलते 2 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ चलते तो चलो 2 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ चलो 2 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ, मतलब यहाँ से इधर की ओर चलोगे, क्या ऊपर जाओगे कि नहीं जाओगे, ऊपर जाओगे कि नहीं जाओगे। तो इसका मतलब घनत्व तो क्या होगा, उस समय बढ़ेगा। और आयतन क्या होगा, जब ये बढ़ रहा है तो आयतन क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हो, यही बात है, सिंपल सी बात है। तो ये 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। तो जब घनत्व तो 4 डिग्री पर मैक्सिमम है, कल को आपको आयतन के बारे में पूछ सकता है तो आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होगा, न्यूनतम किस तापमान पर होगा, 4 डिग्री पर न्यूनतम होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए खैर, इस प्रश्न का आंसर करिए भैया। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, अभी हमने बात करी। आंसर करिए जरा, आप सब लोगों का काम है इसको आंसर करना। ठीक है, आप सब लोग आंसर करिए। इसका क्या होगा आंसर भैया, जरा जल्दी आंसर करिए कि हर्ट्ज जो है वो किस चीज को मेजर करने का है। तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज हमेशा फ्रीक्वेंसी के लिए मेजर किया जाता है, ये आंसर होगा। कभी आपको अगर ये भी दे दिया जाए रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड भी अगर आपसे कल को बोल दिया जाए तो यह अभी एक यूनिट है, ये इसको ओमेगा कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब क्या, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। समझ में आ गई बात। इसके लिए क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न भैया। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। कुनैन आप सब लोग जानते हैं, कुनैन वो कहाँ से प्राप्त होती है। कुनैन सिंकोना नामक एक पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, पेड़ की छाल से प्राप्त होती है ये। ठीक है, और ये जो पेड़ होता है ये एक आवृत बीजीय पादप होता है, पौधा है। ठीक है, याद रखिएगा। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की वजह से होता है, जिसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। और याद रखें यह किस अंग को प्रभावित करता है, स्प्लीन्स को प्रभावित करता है। साथ ही साथ आपके लसिका तंत्र के ऊपर भी असर डालता है, लसिका तंत्र के ऊपर भी असर डालता है। और जो ब्लड काउंट होता है, ब्लड सेल्स के ऊपर भी फर्क डालता है, रक्त कणिकाओं के ऊपर भी फर्क डालता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अगले प्रश्न पर आइए आप। पौधे का जल मूल रोमों तक किस दाब तक पहुंचता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 प्रकार के पौधा है। अगर ये पौधा है, ठीक है, और ये पौधे की जड़ें हैं, पतले पतले रेशे निकले रहते हैं। ठीक है ना, पतले पतले जो रेशे निकले रहते हैं। ये जो पतले पतले रेशे रहते हैं और इसके बाद यहाँ से जो यहाँ पर अंदर जो चढ़ता है यहाँ पर जल, तो याद रखिए जो रेशों पर जो ये जल को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जो ये जड़ वाटर एब्जॉर्ब जो करते हैं, यहाँ पर एक प्रेशर लगता है जिसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, परासरण दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दबाव कहा जाता है इसको। और जिस दाब से ये तने में चढ़ते हैं, जो कि आपका जाइलम लेकर के जाता है तने में, ठीक है, ये किस दाब से चढ़ते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा ये केशिकत्व की वजह से चढ़ते हैं।
केशिकत्व कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू चढ़ते हैं, ठीक है, कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू चढ़ते हैं ये, ठीक है, कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू। बात समझ में आ रही? किसके थ्रू? कैपिलैरिटी एक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर ये है, क्योंकि मूल रोमों तक की बात की है, जो जड़ों की बात की है, तो उसके लिए ये हो जाएगा। और अगर तने में चढ़ने की बात करेगा कभी आपसे, तो आप क्या आंसर कर देंगे? कैपिलैरिटी की वजह से या केशिका दबाव की वजह से चढ़ता है, लेकिन मूल रोमों के लिए परासरण दबाव। अगले प्रश्न पर आए भैया। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो कि हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही लिखी गई है? पहले तो इस बारे में करें। क्या कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित स्वयं बना सकते हैं? जी हाँ। तो ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उनको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का अगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको, तो यूग्लिना प्लस आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है? ये सब साइनोबैक्टीरिया है। यह पादप और एक जानवर के बीच की कड़ी है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पौधे के रूप में भी हैं और खुद भोजन भी बना ले रहे हैं और जानवर भी हैं ये। तो इस वजह से इनको बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया है। ये बीच की कड़ी होते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं। और आपको पता है कि इनको बनाने के लिए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ये भी एकदम सही है। तो मतलब ए और आर दोनों सही है और ये इसका सही से स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है बात? चलिए अगले प्रश्न पर आइए, जरा पढ़िएगा। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? जैविक उर्वरक का मतलब होता है क्या? बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, कौन एक बायो फर्टिलाइजर भी है? यूरिया, 2,4-D, ठीक है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एजोला। आपको बहुत अच्छे से पता है ये है। अब बाकी ये सब क्या है? जैविक नहीं है, सब मानव निर्मित है, केमिकल्स हैं ये। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? तो इस सवाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा? एजोला। चलिए अगले प्रश्न पर आइए भैया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया या ग्लोरी लिली? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो आप सबको पता होगा, वो रेफ्लेशिया है। क्या है? रेफ्लेशिया है सबसे बड़ा। और अगर स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात किया होता, सबसे छोटा की बात किया होता, तो उसके लिए क्या लिखते आप? वुल्फिया लिखते। क्या लिखते? वुल्फिया। क्या बात समझ में आ गई है सबको? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? दैट इज रेफ्लेशिया। अगले प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। ठीक है, कंठमाला रोग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस हैजा। जरा जल्दी से आंसर कर देंगे भैया, जरा जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हेपेटाइटिस पे जा रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस होता है। यह विषाणु जनित रोग है। याद रखिए, विषाणु जनित है। इसमें प्रभावित अंग आपका क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, लीवर होता है। कुछ मैं रोगों के यहाँ बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। जीवाणु जनित रोगों की अगर बात करूँ, नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ जल्दी। कॉलेरा, जिसको हैजा कह रहे हो, कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी, क्षय रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी कहा जाता है। ठीक है, आपका टिटनेस, इसके बाद आपका डिप्थेरिया, काली खांसी या जिसको वूफिंग कफ भी कहते हैं, काली खांसी, वूफिंग कफ भी थोड़ा देख लो, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टीबी, कुष्ठ रोग, टिटेनस, डिप्थेरिया, टाइफाइड, कॉलेरा, है ना? ये सब क्या हैं? आपको अगर मैं एक और कहूँ तो गोनोरिया,
गोनोरिया, ये सब क्या है आपके जीवाणु जनित है। विषाणु जनित रोग की बात करूं, एड्स, चेचक, हेपेटाइटिस, गलसुआ, मम्स जिसको कहते हैं, ठीक है, H1N1 सुअरों द्वारा, H5N1 चिड़िया द्वारा, ये सब फ्लू हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे डेंगू, पोलियो, इसके बाद अगर देखेंगे तो रेबीज, ठीक है, ये सब जो कॉमन नेम है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पर चलिए। हरित ऊतक क्या होता है? हरित ऊतक, ठीक है, ग्रीन टिश्यू की बात किया है, जरा जल्दी आंसर करिए। हरित ऊतक क्या होता है भैया? हरित ऊतक क्या है? ठीक है, क्या है यह श्लेषोतक युक्त हरित लवक है, या मृदुतक युक्त वायु है, या मृदुतक युक्त हरित लवक है। इसके बारे में बस आप इतना ही जान के रखें तो ठीक है। इसके लिए थर्ड आंसर कर लीजिए, ठीक है, इसके बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बस उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। जो भंडारित अनाज होता है उसको वो फंगस जो भुगड़ी लग जाती है, आपने देखा होगा गेहूं वगैरह में, उसका क्या नाम है वो आपसे बात पूछा गया है। ठीक है, क्या काम है? क्या उसको न्यूरोस्पोरा कहते हैं, ब्रैकेट फंगस कहते हैं, एस्पेरिगिलस कहते हैं, या एस्परगिल्म्स कहते हैं, या एगेरिस कहते हैं। ठीक है, एगेरिस कहते हैं, एस्परजिलस होगा यार यहाँ पर। ठीक है, और ब्रैकेट फंगस या ये, तो ये कौन सा है? थर्ड वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे चलिए। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। जरा जल्दी से आंसर करिएगा। विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। इसका रासायनिक नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नींबू, संतरा, आंवला, मिर्ची, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से अगर आप होने वाला अगर आप रोग देखेंगे, ठीक है, तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, याद आ जाएगा मुझे अभी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, हाँ, प्रोटीन की कमी से होता है क्वार्शियोकर कहते हैं इसको। ये छोटे बच्चों में होता है, बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। ठीक है, रक्त के थक्के नहीं बनते हैं, याद रखिएगा, नहीं बनते हैं, रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। क्या बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। अगले प्रश्न पर आए भैया जरा। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परागण जो है आपका, परागण जो है, ठीक है, ये परागण को कहा जाता है पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन की एक क्रिया है पौधों में। ये वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, ठीक है, पक्षियों द्वारा या जानवरों द्वारा, पक्षी या जानवरों द्वारा, ये इसके द्वारा हो सकता है। ठीक है, और पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं आर्निथोलॉजी, और वहीं से क्या आया है? आर्निथोफिली। क्या कहते हैं? आर्निथोफिलू। अगर यही कीटों के द्वारा किया जाता तो इस परागण को कहते हैं क्या? एंटमोफिली। अगर कीटों के द्वारा किया जाता तो, जानवरों के द्वारा किया जाता तो इसको क्या कहते हैं आप? जानवरों के द्वारा किया जाता तो एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, और हवा द्वारा ऑटोगैमी। समझ में आई बात? चलिए अगले प्रश्न पर आइए। शरीर के सतह से संवेदन पसीना बहना द्वारा जल के हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर,
ए और बी दोनों पर, ए और बी किसी पर नहीं। शरीर की सतह से पसीना जो हो रहा है, जो जल की हानि हो रही है, वो पसीना जो निकल रहा है वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर कर रहा है, ज़्यादा निकल रहा, कम निकल रहा, तो वो किन चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रहा है, ये आपसे बात पूछी गई है। ठीक है, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? ठीक है, आवाज़ आ रही है आप सभी को मेरी? ओके फाइन, ठीक। चलिए तो ज़रा बताइए, केवल वातावरण के तापमान, केवल वातावरण में जो नमी है उसके ऊपर किस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, ये आपसे बात पूछी गई है। ठीक है, तो आपको पता है यार, उमस रहती है तब भी बहुत पसीना आता है, तापमान रहता है, उमस भाई ज़्यादा है तो इसका मतलब तापमान ज़्यादा है ही, तो इसका मतलब कि वातावरण का जो ताप है उसके ऊपर भी निर्भर करता है और वातावरण के नमी पर, इन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, इन दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तीसरा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा? तीसरा। याद रखिएगा, पसीना जो होता है, जो स्वेटिंग होती है आपकी, ठीक है, इससे आपके शरीर को क्या होता है, इसके आपका शरीर का जो ताप है वो बैलेंस रहता है, शरीर का जो ताप है वो क्या रहता है? संतुलित रहता है। ठीक है, क्या रहता है? संतुलित रहता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 27वें का तीसरा। विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, कि जो इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, आपको बताया है मैंने लास्ट क्लासेस में। पहली बात तो कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित कर लिए जाते हैं, जैसे B12 और विटामिन के। ठीक है, ये आंत में मौजूद जो सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके द्वारा सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, जैसे विटामिन डी, जैसे विटामिन डी। ठीक है, या हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा रहते हैं, जी हाँ, जैसे आपका विटामिन ए जो कि लीवर में जमा रहता है, और भी हैं। विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, जी नहीं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, और वसा में जो है KEDA केडा है। ठीक है, तो याद रखिए कौन सा गलत लिखा है, ये सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, गलत कौन सा लिखा है, ये लिखा है। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत पकड़ना था, तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सही नहीं है की बात करनी थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आए भैया। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलेइक एसिड या टार्टेरिक एसिड? ज़रा जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा मेरा भैया, क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो याद रखिएगा, अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, जो ग्रेप्स होते हैं आपके उसमें ये पाया जाता है। मैलेइक एसिड अगर आप देखेंगे तो एप्पल्स में पाया जाता है, एप्पल्स में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज में पाया जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, नींबू हुआ। ठीक है, ETC इसमें पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड किसको कहते हैं? सिरका को कहते हैं, सिरका को कहते हैं। ठीक है, या विनेगर, विनेगर कह लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है, कौन पॉलीमर नहीं है, कौन पॉलीमर नहीं है? ठीक है, घी, स्टार्च, प्रोटीन, रुई। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन इनमें से बहुलक नहीं है, ये बात है। ठीक है, बहुलक पॉलीमर, पॉलीमर जब ढेर सारे अणु मिलकर के एक चेन बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बनाते हैं, तो रुई, कपास क्या पॉलीमर है? बिल्कुल पॉलीमर है। प्रोटीन भी एक पॉलीमर है, पॉलीएमाइड्स से बनता है, स्टार्च भी है। लेकिन घी फैट्स की कैटेगरी में आता है, और यह किसी भी प्रकार से पॉलीमर नहीं है। ठीक है, घी। समझ में आ रही बात? अगले प्रश्न पर आए। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस, मीथेन गैस जिसका सूत्र CH4 है, इसको मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है, मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका उत्पादन करने वाला क्षेत्र गेहूं का क्षेत्र, धान का खेत, कपास का खेत, मूंगफली। तो ये ऐसी जगहों पे निकलता है जहाँ पे चीज़ें सड़ती हैं। ठीक है, तो जो पहले का पूरा पानी भरा जाता है
और वहाँ पर चीज़ें सड़ती हैं। सबसे ज़्यादा अगर खेती में देखें तो धान के खेत से क्या निकल रहा है, मीथेन गैस का उत्पादन हो रहा है। ठीक है बात। अगले प्रश्न पर आइए। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? मस्टर्ड गैस आप याद रखिएगा, जो सरसों की झाग वाली गैस होती है, ये इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यह रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मैंने कई बार इस प्रश्न को क्लास में समझाया है आप सभी को। ठीक है कि मस्टर्ड गैस जो है भैया वो युद्ध क्षेत्र में भीड़ को पूरा तितर बितर करने के लिए, क्योंकि बहुत तेज ये लगता है। अगर आप सरसों का तेल कभी निकलवाने जाते हो तो जब बैठ के जो खली मीजी जाती है तो आप देखते होंगे आंखें भैया ऐसा लग रहा फूट जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा रासायनिक युद्ध में। क्लियर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा, हाइपो। तो आपको पता है नीला थोथा को क्या कहा जाता है? जो पहले आ रहा है उसको मैच कराओ। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भैया? कॉपर सल्फेट कहा जाता है। सी का 2, तो सी में 2 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीधा सीधा यही एक मैच कर रहा था, सी में 2। इसके बाद हम और भी देख लेते हैं। पहले में वॉशिंग सोडा, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, और हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट भी कहा जा रहा है। ठीक है, चलें आगे चलिए जल्दी से आगे आ जाइए। नीला थोथा क्या है मेरे भैया? नीला थोथा क्या है आपसे बात पूछी गई है। अभी हमने बात कर ली, नीला थोथा को ब्लू विट्रियोल किया जाता है, कीटनाशक की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है, और इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, ये कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है आपका नीला थोथा। अच्छा, थोड़ा सा स्लाइड यहाँ चेंज हो गया क्योंकि मैंने कुछ ऐड कराए थे, कम पड़ गए थे तो मैंने ऐड कराए थे। ठीक है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कलम चेंज करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, गोरे से करिया पर आ गए, है ना। अब ये सोच रहे होगे कि लग रहा है कि सर अलग दुनिया में चले आए। चलो फिलहाल आंसर करो यार ज़रा, इसका ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करो, जल्दी से आंसर कर लो। और क्या, ज़्यादा समय ना लेते हुए आंसर कर डालो ज़रा सबको। ठीक है, तो देखिएगा भैया कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जा रहा है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन। तो जो सौर सेल हैं, सोलर सेल्स हैं, उनमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, अर्धचालकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिलिकॉन है यहाँ पर। और अगर इसी के साथ देखेंगे तो एक और नाम हमेशा दे दिया जाता है, जर्मेनियम। क्या दे दिया जाता है? जर्मेनियम। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी देखें, ये अर्धचालक होते हैं। इनके गुण चालक और कुचालक के बीच के होते हैं, और सौर सेलों में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आ गई बात? क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। यहीं अगर सोडियम की बात कर लेंगे, सोडियम की बात अगर करें, और प्लस यहाँ दिया नहीं है, पोटेशियम की बात अगर कर लूँ, सोडियम और पोटेशियम की बात कर लूँ, ये धातु होते हुए भी इनको चाकू से कट किया जा सकता है, नाइफ से कट किया जा सकता है, और इनको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आके रिएक्शन न कर ले, क्योंकि तेजी से आग पकड़ लेते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जो टूटी हड्डियां होती हैं, टूटी हड्डियों को मतलब जोड़ने के लिए जो आप प्लास्टर लगाते हैं वो क्या है? सफ़ेद सीमेंट, वाइट सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपने सुना होगा पीओपी लगाई जाती है, वो पूरा का पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सफ़ेद सीमेंट यार, ये तुरंत मान लो कि जैसे एक कोई पुल है वो टूट गया अचानक से, और बिना उस पुल के पूरे शहर की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, तो उसके लिए सफ़ेद सीमेंट का इस्तेमाल, ये तुरंत बहुत तेज़ी से जमता है, ये बहुत तेज़ी से जमता है। तो फिलहाल इसके लिए आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ। अगले प्रश्न पर आए भैया। ओजोन गैस चांदी की चमक को कैसा कर देती है? लाल, नीला, काला, क्या हो जाएगा मेरे भैया? क्या हो जाएगा? ज़रा जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये जो ओजोन परत होती है ना, ये क्या काम करती है? आपकी चांदी की परत को काला करने लगती है। ठीक है, चांदी की परत को काला करने लगती है। ओजोन गैस का जो फार्मूला है वो O3 है। ये
हल्की नीले रंग की, ठीक है, ब्लू कलर की जहरीली गैस होती है, जहरीली गैस होती है, ठीक है। इसका बेसिकली काम हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बताना होता है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से हमें क्या होती है, बचाती है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पर आए, अगले प्रश्न पर आइए जरा, किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। पेट्रोल, पेट्रोल आपको पता है कच्चा तेल जो आता है, जो कच्चा तेल आता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं आप, जिसको क्रूड ऑयल कहा जा रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो है इसको ले आते हैं, एक क्रूड ऑयल बैरल्स में आता है, एक बैरल में 159 लीटर होता है, ठीक है। और इसको क्या काम करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि से अलग अलग करते हैं। आपने ऑयल रिफाइनरीज का नाम सुना होगा, ठीक है, उससे इसको अलग किया जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, जो सबसे भारी रहेगा वो सबसे नीचे, फिर उससे हल्का उसके ऊपर, 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 ये इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे हल्की गैस होती है, तो जो आपकी सीएनजी होती है वो सबसे ऊपर इकट्ठा होती है, और सबसे नीचे क्या इकट्ठा होता है, एस्फाल्ट इकट्ठा होता है, जिससे चादरें बनाई जाती हैं, ठीक है, और रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मेरे यहाँ का जो स्टाफ है, ठीक है, मुझे याद है हमारे यहाँ एक दो स्टाफ हैं, और रवि सर को तो जानते ही होंगे आप लोग, है ना। ये सब लोग जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं हमेशा। आज का नहीं है, ये हमेशा आते हैं, है ना। वहीं से खड़े हो करके, वो जैसे खिड़की से एक डार्लिंग नहीं देखती है, समझते हो ना, वो जो लड़की देखती है, अरे मेरा बॉयफ्रेंड आया है, गर्लफ्रेंड आया है, ऐसे झाँक करके देखते हो, ऐसे झाँक करके भाग जाते हैं, ठीक है। और मैं सोचता हूँ यार कौन है, यार कौन है, मेरी किस्मत खुल गई क्या, ठीक है। हालांकि जानते हो किस्मत का क्या है। तो यहाँ पर आसवन विधि है ना, पेट्रोल डालने का ही मन कर रहा है मेरा फिलहाल। चलिए ठीक है, आखिरी के प्रश्न हैं, आखिरी के प्रश्न हैं, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इनमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है, लो आ गया भैया बात, पुरुष हार्मोन, ठीक है। तो पुरुष हार्मोन आपके टेस्टिस जो है वहां से निकलता है, उसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। बाकी जो हार्मोन दिए गए हैं ये सब क्या है, महिला हार्मोन है, ठीक है, फीमेल हार्मोन है। तो जरा ताबड़तोड़ चीज़ों को याद करे रहिए, एग्जाम में आपके प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये आपसे बात पूछी गई। अग्र मस्तिष्क का मतलब होता है फ्रंट ब्रेन, ये आगे वाली खोपड़ी, ठीक। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है आपका, ये मस्तिष्क के सबसे पिछले वाले भाग का हिस्सा है जिसको क्या कहा जाता है, सेरेबेलम कहा जाता है, ठीक है। उल्टी हुआ और शरीर के संतुलन वगैरह का काम हुआ, ठीक है, ये सब कौन करेगा, आपका सेरेबेलम। लेकिन सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सब आगे वाले मस्तिष्क के हिस्से हैं, जिसमें सारी संवेदनाएं हैं, आपकी बुद्धि है, सोच है, रीजनिंग एबिलिटी है आपकी, है ना, शरीर का ताप नियंत्रण है, शरीर में पानी की मात्रा है, ये सब नियंत्रण ये करेंगे खासकर हाइपोथैलेमस, है ना। मैंने एक पूरा कंबाइंड फॉर्म बताया है आप सभी को, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर आपका ये क्विज सेशन कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, ज़रा जल्दी से कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कितने प्रश्न आपके टोटल सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर आगे। मेरे यहाँ पर ये सेशन जो आप लोगों के लिए ले करके आया था ये ख़त्म हुआ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया होगा, मैं जान रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर पाएंगे तो ठीक है। इसकी PDF डिस्कस विद श्री में, डिस्कस विद श्री में आपको मिल जाएगी इसकी PDF, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।